सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म एक्सपेंडिचर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूरी की पूरी अकाउंटिंग में ये यूज होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना कि आप क्यों कर रहे हो रिकॉर्डिंग, इवेंचुअली पर्पस तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही है, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है। बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कोई फायदा नहीं है जितनी मर्जी रिकॉर्डिंग। फिर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, अरे क्या करोगे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स का अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही मीट नहीं हुआ, प्रॉफिट और लॉस निकाला ही नहीं आपने, तो वो सब यूजलेस बात है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगी कि कैपिटल और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स में क्या फर्क होता है। अभी तक हमने सिर्फ 3 टर्म्स ही करी हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। इन 3 टर्म्स में कोई डाउट है? ये 3 टर्म्स तो क्लियर है ना सबको, और कुछ भी यूज नहीं होगा ज्यादा, बट वो 3 टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। एसेट, एनीथिंग विच द बिजनेस एंटिटी ओन्स एंड यूजेस इट फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। कोई बेनिफिट हमें मिलने वाला है उस चीज से, शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट नॉन करंट एसेट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट करंट एसेट, बट ओनरशिप है, बेनिफिट डिराइव करेगा वाइड। लाइबिलिटीज, द अमाउंट विच वी ओ टू आउटसाइडर्स। कैपिटल, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और इट इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी। कोई डाउट? लाइबिलिटीज नॉन करंट और करंट हो सकती हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, सिंपल। एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म खर्चा है। अब खर्चा होगा तो खर्चे से क्रिएट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। एक्सपेंडिचर, money spent by the firm on goods or services or any commodity or anything, money spent by the business entity, expenditure. Now this expenditure broadly 2 कैटेगरीज होती हैं, हम देखेंगे एक थर्ड कैटेगरी भी होती है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। तो कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड, मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप एक बिजनेस एंटिटी हो, आपने खर्चा किया, अब वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो डिस्टिंग्विश करना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बहुत इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहे जो आपने खर्चा किया, क्या क्या लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। क्या आपने जो खर्चा किया उससे कोई एसेट क्रिएट हुआ? एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। जो आपने खर्चा किया, क्या उससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? तो आपको एसेट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। हाँ सर एसेट क्रिएट हो रहा है, तो फिर वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर क्या है वो? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या उससे लीड्स टू रिडक्शन इन अ लायबिलिटी, रिडक्शन इन लायबिलिटी। एग्जाम्पल, रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। मैंने किसी से लोन बोरो किया हुआ था, मैंने उसके पैसे दिए, तो खर्चा तो हुआ है, बट पैसे देने से क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? हाँ, मैंने लोन बोरो किया हुआ था, आपसे 10 लाख का लोन बोरो किया हुआ है, मैंने अगर 2 लाख उसमें से रीपे कर दिया, तो टू दैट एक्सटेंट मेरी लायबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? तो इफ द मनी स्पेंट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट, it is a capital expenditure. If the money spent leads to reduction in a liability, it is a capital expenditure. Revenue expenditure neither creates an asset nor reduces any liability. आपने खर्चा किया, उस खर्चे से ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है,
ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। कह रहे फिर मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, डे टू डे एक्सपेंसेस of the business, day to day expenses of the business. Example, आपने एम्प्लॉइज की सैलरीज पे करी, आपने एम्प्लॉय की सैलरीज पे करी, खर्चा हुआ, क्या कोई एसेट क्रिएट हुआ है? नो। क्या कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है? सर हो सकता है ना लाइबिलिटी, आरंट यू लायबल टू पे द सैलरी टू द एम्प्लॉइज? लाइबिलिटी होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं एम्प्लॉय से काम करा रहा हूं तो मुझे उसको क्या देना है? सैलरीज। उस मंथ का जो खर्चा है उसको सैलरीज बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? अगर ड्यू हो गया और आपने पे नहीं करी, वो तो लायबिलिटी बन गई ना। मैंने टेलीफोन यूज करा तो जो बिल आया वो क्या है? टेलीफोन एक्सपेंसेस का बिल या टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग? वो तो बिल है ना। अभी आउटस्टैंडिंग तो होता है कि आपका ड्यू हो चुका है, ड्यू डेट क्रॉस हो चुके हैं और आप नहीं पे कर रहे, देन इट बिकम्स अ लायबिलिटी। अभी तो आपने एक सर्विस यूज करी, उसकी पेमेंट करी, तो वो क्या है? एक खर्चा, एक एक्सपेंस, एक डे टू डे एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंटिटी। पॉइंट, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि सारा का सारा उसी पीरियड का एक्सपेंस माना जाए। कुछ हो सकता है कि एसेट क्रिएट हुआ है। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, ध्यान से सुनना कि क्यों कर रहे हैं ये कैटेगराइजेशन। सर खर्चा तो खर्चा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 अप्रैल 2022 और 2023 फाइनेंशियल ईयर है, अगर मैंने 1 अप्रैल को फर्नीचर खरीदा 10 लाख रुपए का, तो क्या वो उस पीरियड का एक्सपेंस, उस पीरियड का खर्चा माना जाएगा या एसेट माना जाएगा? सर पहली बात, इसमें फर्क क्या है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका कि सर उसमें हाउ इज इट डिफरेंट, कि वो एक्सपेंस माना जाएगा या एसेट माना जाएगा? एसेट होता है समथिंग व्हिच विल गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो आप पूरा का पूरा एक ही पीरियड का अगर एक्सपेंस मान लेंगे तो उस पीरियड के एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा। कह रहे ये एक्सपेंस नहीं है, एसेट है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ये 10 साल चलेगा फर्नीचर, और 10 साल चलेगा। तो ऐसा करो, इसको 10 पार्ट्स में डेप्रिशिएट करो, 10 पार्ट्स में डेप्रिशिएट करो, तब आपका करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, तो क्या फर्नीचर उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा जिस पीरियड में खरीदा, या एसेट माना जाएगा? कौन कहता है एक्सपेंस, कौन कहता है एसेट, कौन कहता है नो आइडिया? आप एसेट भी कहते हो और नो आइडिया भी? हाँ तो सर आपने कब बोला कि एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं? नहीं। डू यू नो द आंसर और नॉट? तो फिर आपको बोलना है कि नो आइडिया, ठीक है ना, सो दैट आई एक्सप्लेन मोर। हम पहली बात क्वेश्चन ही यही है कि हम सर क्यों डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं कि एक्सपेंस है या एसेट है। भाई मैं उस पीरियड का ना करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहता हूं। अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, ध्यान से सुनना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने फर्नीचर, आपने नया बिजनेस शुरू करा, तो मैंने फर्नीचर खरीदा 10 लाख का, मैंने प्रोजेक्टर खरीदा 50,000 का, मैंने एयर कंडीशनर खरीदी 1 लाख रुपए के, करते 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 20 लाख रुपए खर्च हो गए। अब ये वन टाइम एक्सपेंस है या हर साल होगा? ये तो वन टाइम है ना, ये तो आपने एसेट्स क्रिएट करे हैं सर। तो अगर उन एसेट्स को मैं एसेट ना मान के एक्सपेंस मान लू, खर्चा मान लू उस पीरियड का ही, सिर्फ उस पीरियड का, और फिर बोलूं कि अच्छा उस पीरियड में ना रेवेन्यू जनरेट हुआ 10 lakhs, तो मैं लॉस में आ गया ना, क्योंकि मैंने तो 20 लाख का खर्चा माना था। क्या वो 20 लाख का 20 लाख सिर्फ उसी पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए? क्या आपको वो उसी पीरियड में सिर्फ बेनिफिट देगा या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा? शॉर्ट टर्म बेनिफिट, एसेट जो है आपका फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, एयर कंडीशनर, प्रोजेक्टर्स, ये आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा या लॉन्ग टर्म? कौन कहता है नो आइडिया? तो ये बात तो क्लियर है कि वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं। तो अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपको कोई चीज लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है, तो आपको उसको पूरे का पूरे को करंट पीरियड में एक्सपेंस नहीं मान सकते। अगर मानोगे तो गलत अकाउंटिंग हो जाएगी। कह रहे आप कह रहे हो कि बेनिफिट दे रहा है वो लंबा,
और पूरा का पूरा एक ही साल में आपने उसको एग्जॉस्ट कर दिया एक्सपेंस मान के। एक्सपेंस मान रहे हो, एक्सपेंस का मतलब होता है द बेनिफिट व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या उसका बेनिफिट पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया? नहीं, तो वो एसेट है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन से एसेट है, कौन से एक्सपेंसेस हैं, किनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा उसी पीरियड में, वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। तो इसीलिए जो आपने फर्नीचर खरीदा 10 लाख का, एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स, तो एक साल में कितना बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा उसका? 1/10 ऑफ द वैल्यू। सही बोला, बिल्कुल 1/10 ऑफ द वैल्यू। बट मैं कह रहा हूं ना कि आपको तो ये भी याद नहीं था कि एसेट कितने खरीदा था, वो तो बहुत देर पहले बोला था। तो आपको आंसर ये देना चाहिए था। सुना, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने बोला था कि एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स है, तो फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ हो, कितना एक्सपेंस माना जाएगा? 1/10। हर साल 1/10 1/10, तो 10 इयर्स में उसका पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाए, जिसका बेनिफिट आपने अवेल कर लिया, खत्म। एसेट होता है जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। बट एसेट में से कुछ बेनिफिट तो आप डिराइव करे जा रहे हो। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। व्हाई? क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट के वो पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है जितना वेयर एंड टेयर हो गया, जितना आपने बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर लिया। एसेट परचेज करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एम्प्लॉय को सैलरीज दी, मैं मंथली सैलरी दे रहा हूं, उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट है? जिस पीरियड के आपने सैलरी दी उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, इसीलिए वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट पे करा, रेंट, रेंट पे करना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेंट पे करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर सर, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। मैंने उसमें पेट्रोल भरवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि पेट्रोल तो उसका बेनिफिट तो एग्जॉस्ट हो जाएगा ना जैसे से आप गाड़ी चलाओगे। तो एक रेकरिंग रिपीटेड एक्सपेंस है। तो जो भी रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। मैंने कोचिंग सेंटर के लिए स्टेशनरी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर, it will get exhausted, the benefit will get exhausted very shortly. Doubt? सर आपने बोला था कि सैलरी पे करना मतलब एक तरह से आप एम्प्लॉय को दे रहे हो तो वो काम कर चुका, सर वो लायबिलिटीज पे करना तो ध्यान से देखना कि सर सैलरी पे करी हमने, तो वो एक्सपेंस है, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर? मैंने कहा कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट सर आपने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? समथिंग विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट और विच लीड्स टू रिडक्शन ऑफ अ लायबिलिटी। तो अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, तो हम अपनी लायबिलिटीज कम कर रहे हैं या एक्सपेंस मीट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जब आप अपने एम्प्लॉय को सैलरीज पे कर रहे हो तो आप अपना एक्सपेंस मीट कर रहे हो। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि टाइम से नहीं पे करी, बाद में पे करी। तो ध्यान से देखना, अभी आप सीखेंगे, क्या सीखेंगे? एक कॉन्सेप्ट होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज ही सुनना पड़ेगा वो चीज भी आपको। वैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर 3 से रिलेटेड है, ध्यान से सुनेंगे। अप्रैल के महीने में एम्प्लॉय ने काम किया, अप्रैल के महीने में एम्प्लॉय ने काम किया। अब मई आपको सैलरी पे करते हो, एग्जांपल लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो अकाउंटिंग कहती है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ आप पे करो या ना पे करो, आपको अपना एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। आपको अपना एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। अगर पे कर दिया तो वेरी गुड, फिर आपका एक्सपेंस भी मीट हो गया, आपका कैश बैलेंस भी कम हो गया। लेकिन अगर आपने पे नहीं करा तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। तो आगे जाके जब आप पे करेंगे तो फिर आप एक्सपेंस नहीं पे कर रहे, आप अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हो। एक्सपेंस तो आप ऑलरेडी दिखा चुके होगे, एक्सपेंस तो आप ऑलरेडी दिखा चुके होगे। तो पॉइंट इज कि अगर मैं बोल रहा हूँ सैलरीज पेड, सिर्फ बोल रहा हूँ सैलरीज पेड, इसका मतलब वो टाइमली पे करी जा रही है। अगर मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड, तो मतलब आप एक लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ना सैलरीज पेड, इसका मतलब आप एक अपना एक्सपेंस मीट कर रहे हो टाइमली। वो लायबिलिटी अभी बनी ही नहीं। अभी तो लायबिलिटी क्या होता है कि ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है, ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है। एवरी मनी विच इज पेएबल ऑन टाइम, इफ इट इज पेड, इट इज डायरेक्टली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। लायबिलिटी बनने ही नहीं दी हमने अपनी, बेनिफिट लिया, पे ऑफ कर दिया।
मैंने सामान खरीदा मार्केट में, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, तो क्या मैंने लाइबिलिटी बनने दी? मैंने सामान कैश में खरीद लिया, लेकिन मैंने नहीं पे करा, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं दे दूंगा 1 हफ्ते में। आज खरीदा आपने सामान, 1 हफ्ते बाद पे कर रहे हो, अकाउंटिंग आज होगी या 1 हफ्ते बाद? आज होगी। वो आज की रेट में क्रेडिट परचेज मान लिया जाएगा। तो क्रेडिट परचेज मान लिया आपने, तो अकाउंटिंग कर ली ना, सामान तो खरीद लिया, एक्सपेंस तो दिखा दिया। तो गुड्स परचेज एक्सपेंस है या नहीं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। नाउ 1 हफ्ते बाद जब मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं वो गुड्स परचेज की पेमेंट कर रहा हूं या अब मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा हूं? रौनक, 1 हफ्ते बाद जब मैंने उस सामान की पेमेंट करी, तो मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा हूं या फिर से गुड्स खरीद रहा हूं? क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा हूं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सैलरीज पेड, तो एम्प्लॉई की जब सैलरी ड्यू हुई मैं वो पे कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड, तो जब वो लाइबिलिटी बन गई थी मैं तब पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, तो वो पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि गुड्स परचेज करे, तो वो गुड्स परचेज करे, वो डायरेक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? तो अभी जितना सुनते जाएंगे और क्लैरिटी आती रहेगी। तो अभी बिल्कुल बेसिक रखते हैं। आपने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर। अब वो खर्चे करने से आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है, एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने किसी ऐसी चीज पे खर्चा किया जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा बड़ी जल्दी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉय को सैलरीज दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पे किया, मेंटेनेंस कॉस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाड़ी सर्विस कराई, गाड़ी सर्विस कराते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेकरिंग है, हर 6 महीने बाद, हर 1 साल के बाद आपको वो करानी ही पड़ती है। एनी एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट or improvement of an asset is a capital expenditure. Any expenditure which is incurred to maintain the asset is a revenue expenditure. Okay, तो चलो अब मीनिंग सुनते हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अभी एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, अभी इसके नीचे कैटेगराइजेशन होगी कैपिटल या रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स और टेकिंग सर्विसेज। Expenditure may be categorized into capital or revenue. What is a capital expenditure? Money spent or liability incurred for purchasing assets. Assets acquire करने पर जो आप खर्चा कर रहे हैं वो आपका एक capital expenditure है. It is an expenditure incurred to purchase fixed assets or improvement. So any expenditure incurred to acquire or improve, वो दोनों ही capital expenditure है. Any expenditure incurred to maintain, वो revenue है. Will increase. Any money spent which will increase the earning capacity of the business will give benefit of long term enduring nature. It may be incurred to purchase tangible or intangible assets. Example मैं आपको ऑलरेडी बतेरे करा चुका हूँ। मशीन खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, गुडविल खरीदी, टैंजिबल हो या इंटैंजिबल हो? कोई डाउट? जैसे कि मैंने बेसमेंट परचेज करी, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नो। Concentrate. Capital expenditure. How was it that he was able to listen to the question in first time in one go? And I was asking you, but still he was able to answer it without repeating the question. I asked you because you were not concentrating. मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने स्पेस खरीदी, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, डीप पॉइंट है। डेफिनेशन तो वन लाइनर है, एग्जांपल 2 मिनट में याद कर लोगे, बट मैं कह रहा हूँ गो डीप, गो डीप। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा, पूछना चाहिए था सर फर्क क्या है इंप्रूवमेंट में? वो तब होता है जब व्हेन यू गो डीप, व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। ठीक है सर, अब बता तो दो। हाँ बता रहा हूँ। मैंने स्पेस खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैंने क्या करा, मैंने इस रूम को ना बीच में डिवाइड कर दिया। टेम्पररी स्ट्रक्चर, साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग, यहाँ पे शीट लगाई ताकि मैं पैरेलली 2 क्लासेस ले सकूं, कि वहां पे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, उसमें मेरा 2 लाख का खर्चा हो गया। लेकिन एडवांटेज क्या हुई, साइमल्टेनियसली 2 अलग अलग चीजें हो रही है। पीछे बंदा टेस्ट दे रहा है, यहाँ पे
मैं पढ़ा रहा हूँ और क्योंकि साउंड प्रूफिंग हो रखी है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, अभी मैं कर सकता हूँ ये दोनों चीजें एक साथ कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और वहां पे वो टेस्ट दे रहे हैं, नॉट पॉसिबल, बट वो साउंड प्रूफिंग करी और उसके बाद वो हो पा रहा है। तो दैट इज इंप्रूवमेंट ऑफ एन एसेट, कि आपके किसी खर्चे से एफिशिएंसी बढ़ गई, अगर आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, दैट लीड्स टू इंप्रूवमेंट ऑफ एन एसेट, दैट लीड्स टू इंप्रूवमेंट ऑफ एन एसेट। सर नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ मेंटेनिंग द एसेट। अब मैंने यहाँ पे व्हाइट वॉश कराया, ठीक है ना, व्हाइट वॉश कराया, व्हाइट वॉश में भी खर्चा होता है ना, पेंटिंग कराई, पेंटिंग से क्या रूम के आउटपुट में कोई चेंज आ सकता है? क्लीन लगेगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, यस और नो? ज्यादा बच्चे बैठ पाएंगे अगर क्लीन होगा तो? कुछ चेंज आएगा, मतलब आपके पीछे वहां पे दीवार टूटी हुई है तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई इम्पैक्ट आएगा? हाँ सर, मेरे को साफ सुथरा एटमोस्फेयर पसंद है, मोदी जी ने बोला स्वच्छ भारत अभियान। पढ़ने के लिए सिर्फ मन चाहिए होता है पढ़ने का, ठीक है ना, एनवायरनमेंट चाहिए तुम्हें, यहाँ जीने की एनवायरनमेंट नहीं है, तुम्हें पढ़ने की चाहिए। हाँ बेटा, ये तो मेरे आंसर नहीं देने देगा मुझे। मैंने व्हाइट वॉश कराया, व्हाइट वॉश कराने से अब क्या होगा, ज्यादा लोग बैठ पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ना मतलब आपका आउटपुट, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया। तो अगर मैंने व्हाइट वॉश कराया, पेंट कराया, तो अब क्या ज्यादा लोग बैठ पाएंगे? उतने बैठ पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके खर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मुझे तो अभी भी पड़ रहा है, अगर आपके खर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट है। आपने गाड़ी की सर्विस कराई, ध्यान से देखना, आपने नई गाड़ी खरीदी, सर सर्विस करा के गाड़ी अच्छी चलती है, यस और नो? बट आपने सर्विस कराई तो क्या वो नई से भी बेटर हो जाएगी या नई जैसी रहेगी? नई जैसी रहेगी, तो एसेट मेंटेन हो रहा है, इंप्रूव नहीं हो रहा। इंप्रूव मतलब जैसा आपने खरीदा था उससे भी बेटर हो गया। अब मैंने बेसमेंट खरीदी, अब मैंने अगर इसमें पार्टीशन कर दिया, साउंड प्रूफिंग कर ली, तो वो उससे भी बेटर हो गया ना, दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट ऑफ एन एसेट, दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट ऑफ एन एसेट। व्हाइट वॉशिंग वो तो मेंटेनेंस ऑफ एन एसेट है कि वापस एज गुड एज न्यू हो जाएगा, क्या बेटर देन न्यू हो जाएगा? नो। तो मनी विच इज स्पेंट ऑन मेंटेनिंग द एसेट is a revenue expenditure. Money which is spent on improving the asset is a capital expenditure. Clear? देखो टेक्निकली वो पूरा होता है क्योंकि वो उनकी भी वही लिमिटेशन है, वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हें क्या ही बताएं ज्यादा बातें, ठीक है ना। तो अभी डेफिनेशन आप वही लिखना जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, वो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पूरी बात बताऊंगा, बट डेफिनेशन वही जो डेफिनेशन है, ऑल दो इनकम्प्लीट है, बट वो आपको खुद आगे जाके दिखेगी कि वो इनकम्प्लीट क्यों है। जैसे कि अब मैंने खुद ही आपको बता दिया, आपने लोन रीपे करा, तो टेक्निकली तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है क्या? तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? समझ आई ना बात? तो वो मुझे तो बतानी पड़ेगी पूरी बात, लेकिन डिफाइन करते वक्त, क्योंकि अभी आप एबीसीडी पे है, अकाउंटिंग की अभी एबीसीडी पे है, अभी तो आपने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा ही नहीं, तो इसलिए वो आपको अभी लिमिटेड बात बोल रहे हैं याद करने के लिए। बट मैं कह रहा हूं कि जहां अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी वहां मैं पूरी दूंगा, ठीक है ना। तो यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट और reduction of a liability, that is also a capital expenditure, but while defining use the exact definition। ये बुक ही है जो मैं यहाँ पे टाइप करके दे रहा हूँ, दैट इज प्योर कॉपी पेस्ट फ्रॉम द बुक, तो यूज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। क्लियर? क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी इज परचेज्ड फॉर ₹5 लाख टू मैन्युफैक्चर गुड्स, ₹5 लाख इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर ठीक है, बहुत हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड ऑन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज पे आप खर्चा कर रहे हो, जिसका बेनिफिट बड़ी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाना है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 आर सोल्ड, ₹10,000 इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स कॉस्टिंग परचेज्ड, वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि, क्योंकि कहानी वही आ जाती है ना बार बार, गुड्स परचेज्ड एक्सपेंस है या एसेट है। if the goods are sold, if the goods are sold in the same year,
तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉग्स। कॉग्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ द गुड्स remain, if the goods remain unsold, तो वो क्या होता है, leads to creation of an inventory। आपने सामान खरीदा, आपने सामान खरीदा 50,000 का, वो सारा का सारा बिक गया, तो जो 50,000 का सामान खरीदा था ना, वो परचेज पूरा का पूरा उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। लेकिन आपने सामान खरीदा था 50,000 का, उसमें से सिर्फ 40,000 का ही बिका, तो उस पीरियड का एक्सपेंस सिर्फ 40 माना जाएगा, क्योंकि 10,000 तो बच गया। 10,000 आपकी इन्वेंट्री मानी जाएगी। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट होता है, एसेट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि वो 10,000 नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा, बच गया ना स्टॉक, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। बिना उतना सामान खरीदे आप उतने का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, यस और नो। तो अगर गुड्स बिक गए तो वो उस पीरियड का एक्सपेंस है, नहीं बिके तो दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। कौन सा एसेट, करंट एसेट। ध्यान देना, अब करंट एसेट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी कैपिटल और रेवेन्यू समझ आ गया, अब करंट एसेट पे आता हूं। सर करंट एसेट भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही तो नहीं जो करंट एसेट्स हैं? नो नो, करंट एसेट्स डेटर्स हैं। डेटर्स क्या आपका खर्चा था? नो, करंट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, अभी तक बेनिफिट आपने अवेल नहीं करा है, फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट विद इन 1 ईयर उसका बेनिफिट अभी मिलना बाकी है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक्सपेंस है जो बेनिफिट मिल चुका है। अगर कोई आपने एक्सपेंस इनकर करा है जिसका बेनिफिट अभी नहीं मिला है, दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट एसेट बिल्कुल अलग चीज है। करंट एसेट का बेनिफिट अभी एग्जॉस्ट हो चुका है क्या? नो, 1 साल के अंदर अंदर मिलने वाला है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है। ओके, कोई डाउट? आपने गुड्स खरीदे थे 50,000 के, 40,000 बेच चुके हो, उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, मिल चुका है आपको जितना बेनिफिट मिलना था, तो 40,000 एक्सपेंस मान लिया जाएगा। 10,000 बच गया उसमें से, कह रहे वो एक्सपेंस माना जाएगा उस पीरियड का? नहीं नहीं नहीं, कह रहे वो अभी बिका ही नहीं, उसका बेनिफिट अभी मैंने लिया ही नहीं, तो वो स्टॉक में चला जाएगा, इन्वेंट्री में चला जाएगा, करंट एसेट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका बेनिफिट अभी मिला ही नहीं है, मुझे मिलने वाला है, 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो खर्चे का बेनिफिट ले चुके हैं, बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is the expenditure incurred, the benefit of which, this is the most important line, the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. It has direct relationship with the revenue or with the accounting period. तो ये important point है, example हम already कर चुके हैं बतेरे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब खर्चे कहां दिखाते हैं, खर्चे कहां दिखाते हैं? मैंने बताया ना, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एसेट परचेजेस आर डेबिटेड, बट एसेट्स कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। एसेट्स कहां शो होते हैं? बैलेंस शीट में। एक्सपेंसेस कहां शो होते हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट में आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट ईयर। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इस साल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ माइनस इस साल कितने खर्चे हुए। तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कहां जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट, एसेट्स कहां जाते हैं? बैलेंस शीट। एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इतनी सी बात मैं आपको बता चुका हूं कि वो डेबिट आइटम होते हैं, तो कहां जाते हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये फर्स्ट चैप्टर, अपना जो सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें इतना डिटेल डिफरेंस नहीं दे रखा,
आगे जाके बुक में दे रखा है, बट जानबूझ के मैंने अभी यहाँ यूज कर लिया कि जब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं तो कॉन्सेप्ट को क्लोज करें पूरा। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। Purpose, it is incurred for purchase of fixed assets. It is incurred for running the business. Capacity, it increases the earning capacity of the business. It is incurred for earning profits. Period. Benefit extends to more than 1 year. The benefit is exhausted within 1 year. Recording, it is debited to the related asset account. It is debited to the related expense account. Nature of account, asset account, nature, expense. Depiction, कहां जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? बैलेंस शीट और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई भी एसेट परचेज करा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, रेंट। कोई डाउट? बस उस चीज पे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि मैं खत्म करूंगा कि आगे जाके आप सीखेंगे जिंदगी में रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज is also a capital expenditure. Repayment of liabilities is also a capital expenditure. Why? मैंने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, 1 लाख रीपे करा, लोन की बात हो रही है, कैपिटल रीपेमेंट है, 1 लाख रीपे करा, तो क्या उससे कोई आपका बेनिफिट आपने एग्जॉस्ट करा? लायबिलिटी रिडक्शन हुई है। क्या हुई है? लायबिलिटी रिडक्शन हुई है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। मैंने लोन बोरो करा, क्या इनकम स्टेटमेंट में आएगा कहीं? नहीं। लोन बोरो करा, वो एक अभी देखेंगे हम, कैपिटल रिसीट होती है। मैंने बैंक से लोन बोरो करा 10 लाख का, क्या मेरी कोई इनकम जनरेट हुई है? क्या मेरा कोई एक्सपेंस इनकर हुआ है? नहीं। सर होगा ना, लेकिन आगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो आपका एक्सपेंस है। जो आप लोन रीपे कर रहे हो दैट इज रीपेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी। तो सीख जाओगे आगे जाके। अभी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। Revenue expenditure on goods and services, the benefit of which is exhausted within the same year. Important है बहुत ज्यादा।